ये है दोस्तों निकाटा, जापान की एक टियर 2 सिटी। आई नो आपकी ज़िंदगी में कभी इसका नाम नहीं सुना होगा दोस्तों, लेकिन अगर आप इस सिटी के इमेजेस को देखो और वीडियोस को देखोगे ना, तो आपको ये काफ़ी वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड वेल डेवलप्ड सिटी दिखाई देगी। और इसी को अगर हम अपनी दिल्ली से कंपेयर करें, जिसको दोस्तों इंडिया का टियर 1 सिटी कंसिडर किया जाता है, तो आपको ये दोनों सिटीज़ में काफ़ी कॉन्ट्रास्टिंग दिखेगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर पॉपुलेशन का फैक्टर भी है, जहाँ पर निकाटा की पॉपुलेशन मात्र 7.7 लाख है, वही दिल्ली की पॉपुलेशन दोस्तों 3.3 करोड़ की है, यानी कि 33 मिलियन। लेकिन दोस्तों क्या ज़्यादा पॉपुलेशन होने का मतलब एक सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर खराब होने का होता है? वेल नहीं दोस्तों, क्योंकि चाइना में एक सिटी है जिसका नाम है दोस्तों चेंगडू, जिसका पॉपुलेशन दोस्तों 2 करोड़ से भी ज़्यादा है। और चाइना में ऐसी एक नहीं बल्कि कई सारी ऐसी हैविली पॉपुलेशन वाली शहर हैं, जैसे कि दोस्तों जोंगजिंग, शंघाई, चोंगजो। लेकिन दोस्तों हाई पॉपुलेशन होने के बावजूद भी वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर दोस्तों इतना अच्छा है। और चेंडू तो पहले एक टियर 2 सिटी थी और इसी साल मई में टियर 1 सिटी बनी है। लेकिन फिर भी दोस्तों वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है अगर हमसे कंपेयर किया जाए तो। और दोस्तों इंडिया, जो कि अब दुनिया की 5th लार्जेस्ट जीडीपी बन चुका है, वहाँ की सिटीज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा क्यों नहीं है? उसके पीछे दोस्तों आखिर क्या रीज़न है और कैसे इंडिया अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव कर सकता है, आज हम जानेंगे दोस्तों अपने इस वीडियो में। सो दोस्तों वीडियो को शुरुआत करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक लाता रहूं। अगर दोस्तों आप यूरोप की किसी सिटी को देखोगे तो वो बहुत ही ज़्यादा वेल डिज़ाइन आपको दिखाई देंगी और दोस्तों उनको बहुत प्रॉपर प्लानिंग के साथ बनाया गया है। फॉर एग्जांपल पेरिस फ्रांस की कैपिटल है, जिसको दोस्तों 1853 से लेकर 1870 तक जॉर्जस यूजीन हॉसमैन ने रीडिज़ाइन करवाया था। और दोस्तों उन्होंने वहाँ पर न्यू पार्क्स, हॉस्पिटल, स्कूल्स ये सब बनाए हुए थे। और दोस्तों पेरिस आज जिस आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है, ना की देन है, यानी कि थी। और दोस्तों उन्हीं की वजह से पेरिस एक मिडल ईस्ट सिटी से मॉडर्न सिटी पाई थी। और दोस्तों इंडिया का यही पुअर इंफ्रा भी हमारी फाइनेंशियल ग्रोथ को लिमिट कर देता है। बट फॉर्चुनेटली दोस्तों इंडिया की इकोनॉमी बूस्ट हो रही है और दोस्तों हॉसमैन की वजह से ही पेरिस एक मिडिवल सिटी से मॉडर्न सिटी बन पाई थी। और दोस्तों यही पुअर इंफ्रा हमारी फाइनेंशियल ग्रोथ को भी लिमिट करता है। बट फॉर्चुनेटली इंडिया की इकोनॉमी बूस्ट हो रही है। अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा ब्रिटेन के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि ये भी ज़रूरी है। दोस्तों जैसे ही ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई और लोग जब कंट्री साइड से एग्रीकल्चर छोड़ के सिटीज में जा रहे थे, यानी कि आ रहे थे, वो भी दोस्तों इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए, तब दोस्तों लंदन जैसे बड़े शहरों की हालत खराब हो चुकी थी। वहाँ पर दोस्तों सड़कों पर लोग सोया करते थे और कोई भी ड्रेनेज सिस्टम नहीं हुआ करता था। और दोस्तों वहाँ की इंडस्ट्रीज की वजह से हवा गंदी हो गई थी और दोस्तों वहाँ पर कोई क्लीनिंग भी नहीं थी। लेकिन फिर वहाँ की गवर्नमेंट ने बाकी जगह से आए वर्कर्स के रहने के लिए दोस्तों घर बनवाए और दोस्तों यहाँ तक कि सिटीज में प्रॉपर गार्डन्स भी बनवाए, वो भी दोस्तों इंडस्ट्रियल वेस्ट को कम करने के लिए, यानी कि जो हवा पॉल्यूटेड हो गई थी उसको साफ करने के लिए। और दोस्तों यहाँ तक कि स्ट्रिक्ट लॉज भी बनाए गए इंडस्ट्रियल वेस्ट को कम करने के लिए और सिटीज को फर्दर एक्सपांड किया गया। अब दोस्तों जहाँ पर मोस्ट ऑफ द लंदन पहले थेम्स रिवर के एक ही तरफ बसा हुआ था, अब थेम्स रिवर के आगे भी एक्सपांड हो गया था। दोस्तों वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप हो गया था। इनफैक्ट दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जो भी सिटीज प्री प्लान होती है, वो दोस्तों आज हाई पॉपुलेशन होने के बावजूद भी प्रॉपरली वर्क कर रही है। और दोस्तों अगर जिनकी प्लानिंग नहीं हुई है और वहाँ पर लोग सिर्फ काम की तलाश में आ चुके हैं पहले से, जबकि कुछ हुआ ही नहीं है वहाँ पे, यानी कि पहले से कोई तैयारी नहीं थी वहाँ पे, और जहाँ भी जगह मिली वहाँ पर घर बनाकर कैसे भी करके रहना चालू कर दिया है, वहाँ पर दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम होगी ही होगी। देखो दोस्तों सिटीज़ की पॉपुलेशन हमेशा बढ़ती है और बढ़ती ही रहेगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल्स वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की तलाश में आते हैं, यानी कि सिटीज़ में एम्प्लॉयमेंट की तलाश में आया करते हैं लोग। और दोस्तों पते की बात तो यह है कि कंट्री की सबसे कैपिटल सिटीज़ में ही नंबर सबसे ज़्यादा हुआ करते हैं, इसलिए तो मुंबई और दिल्ली जैसे सिटीज़ में हर साल हज़ारों लोग बाकी स्टेट से आते हैं। वैसे बहुत से लोग ऐसे ही स्लम्स में रहते हैं, जिसकी वजह से दोस्तों इरेगुलरिटीज़ और ड्रेनेज प्रॉब्लम आया करती है, क्योंकि दोस्तों लॉ की नज़र में स्लम्स को इलीगल प्रॉपर्टी मानी जाती है और इसलिए वहाँ पर कोई भी ड्रेनेज सिस्टम नहीं हुआ करता। और दोस्तों बहुत सारी जगह पर तो ऐसी होती है कि वहाँ पर पानी के कोई सोर्सेज भी अवेलेबल नहीं होते हैं। और दोस्तों यहाँ तक कि दिल्ली में ड्रिंकिंग वाटर एडिक्वेट अमाउंट में अवेलेबल ही नहीं है। दिल्ली को दोस्तों 90% ड्रिंकिंग वाटर नेबरिंग स्टेट से मिला करती है। वो दोस्तों टोटल 5 स्टेट से पानी लिया करती है और दोस्तों वो 5 स्टेट्स हैं हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश। देख रहे हो दोस्तों राजस्थान से भी पानी लिया जा रहा है। दिल्ली में दोस्तों जरा भी ग्राउंड वाटर नहीं बचा है। 99.1% ग्राउंड वाटर को ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट कर लिया जा चुका है और अब सिर्फ दोस्तों 0.9% यानी कि दोस्तों इतना ही पानी बचा हुआ है वहां पर। और दोस्तों यहाँ तक कि यमुना नदी दिल्ली के लिए एक मेजर वाटर सोर्स है
लेकिन दोस्तों जैसा कि आपको और मुझे दोनों को पता है कि यमुना नदी की हालत खराब हो चुकी है, क्योंकि दोस्तों दिल्ली का 90% डोमेस्टिक वेस्ट का वाटर यमुना जी में जाया करता है। दोस्तों कितनी दुख की बात है और कितनी शर्म की बात है वहाँ के लोगों के लिए। यानी कि दोस्तों दिल्ली के नालियों में जो पानी भरा रहता है ना, वो डायरेक्टली उसी जगह पर जा रहा है जहां से दोस्तों दिल्ली के लोगों को पीने का पानी मिल सकता है। हर दिन 800 मिलियन लीटर अनट्रीटेड सीवेज वाटर यमुना जी में जाता है दोस्तों। सोचिए दोस्तों इतना ज्यादा वेस्ट। इसके अलावा दोस्तों 40 मिलियन इंडस्ट्रियल वेस्ट भी डेली यमुना जी में जाया करता है। अगर दिल्ली वाला कोई देख रहा है, तुम्हारे लिए शर्म की बात है भाई, अगर इतना सब कुछ हो रहा है वहाँ पे। तो यमुना नदी से दोस्तों जो सैंपल कलेक्ट किए गए हैं उनमें फॉस्फेट की मात्रा तो 0.51 पर लीटर है, जो कि दोस्तों 0.005 से लेकर 0.05 के बीच रहनी चाहिए। तो कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं है। तो दोस्तों सीधी सी बात है, यहाँ पर कोई भी प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, ना लोगों के रहने के लिए दोस्तों, और ना ही ड्रेनेज के लिए, और दोस्तों ना ही रिवर को क्लीन रखने के लिए, जिसको हम अपनी माता माना करते हैं, जिसको हम भगवान का दर्जा देते हैं और जिसको हम पूजा करते हैं। अगर दोस्तों आप टोक्यो जैसे सिटीज को देखोगे तो वहाँ पर एक प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है, और दोस्तों पर्टिकुलर तरीके के वेस्ट के लिए जगह जगह पर अलग अलग वेस्ट बिन्स बनी हुई है, जहाँ पर दोस्तों वहाँ के लोग इज्जत से कूड़ा कचरा डाला करते हैं। अब दोस्तों हमारे इंडिया या फिर दिल्ली या फिर कोई और शहर की सिटीज की बात कर लीजिए, जहाँ पर दोस्तों प्रॉपर गार्बेज सिस्टम अवेलेबल ही नहीं है, और दोस्तों किसी किसी लोकेलिटीज में होता भी है तो लोग उसका प्रॉपर यूज नहीं करते, और दोस्तों ऐसे ही कहीं पर भी कूड़ा और कचरा फेंक दिया करते हैं। और दोस्तों बाद में ये सब सारा कचरा दिल्ली के पास गाजीपुर नामक एक जगह पर इकट्ठा किया जाता है, और दिल्ली के इस फेमस गार्बेज माउंटेन का निर्माण किया करता है। आप खुद ही देख लो। अब दोस्तों बात ऐसी नहीं है कि सिर्फ प्रॉब्लम दिल्ली वालों की है, मुंबई और बेंगलोर जैसे सिटीज भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम से जूझ रही है। अब दोस्तों जहां पर बेंगलोर अपने अनएंडिंग ट्रैफिक की वजह से फेमस है, वहीं पर दोस्तों मुंबई अपने फ्लड्स के लिए फेमस है। बेंगलोर को इंडिया का आईटी हब माना जाता है, और वहां पर तमाम लोग रोज जॉब करते हैं दोस्तों बेंगलोर में इतना ज्यादा ट्रैफिक होता है कि लोगों को अपने ऑफिस टाइम पर पहुंचने के लिए घंटों पहले घर से निकलना पड़ता है। अब दोस्तों यहाँ पर एक और दुखद बात है हमारे लिए। 2022 के ग्लोबल ट्रैफिक कंजक्शन के मामले में दोस्तों बेंगलोर वर्ल्ड रैंकिंग में 2nd नंबर पर आता है। देखो कितनी शर्म की बात है। और दोस्तों साल 2023-24 में 6th नंबर पर है। कुछ दिनों पहले दोस्तों ट्विटर पर एक यूजर ने गूगल मैप का दोस्तों एक स्क्रीनशॉट शेयर किया था, जिसमें यह था दोस्तों कि आपको अगर ब्रिगेड मेट्रोपोलिस से KR पुरम रेलवे स्टेशन तक जाना है तो आपको दोस्तों पैदल चलने में 42 मिनट का वक्त लगेगा, और गाड़ी से जाएंगे तो 44 मिनट का। देख रहे हो, यानी कि दोस्तों आप पैदल चलकर 2 मिनट पहले पहुंच सकते हो, जो कि दोस्तों कार से जा रहे हैं। ट्रैफिक की प्रॉब्लम दोस्तों इतनी ज्यादा बड़ी है कि बेंगलोर को हर साल 20,000 करोड़ का लॉस हो जाता है। और अगर दोस्तों बेंगलोर के साथ आप इंडिया की बाकी सारी मेट्रो सिटीज में अगर नजर डालोगे ना, अगर आप उनको भी देखोगे तो वहाँ पर भी लगभग सेम ही प्रॉब्लम दिखाई देगी दोस्तों, यानी कि ट्रैफिक की। यानी कि दोस्तों वहाँ पर भी अच्छा खासा ट्रैफिक होता है। और दोस्तों इसका मेन रीजन है रोड पैटर्न्स, क्योंकि देखो इंडियन सिटीज किसी भी प्लानिंग के साथ नहीं बनी है, उसी तरह दोस्तों इंडिया की रोड्स किसी प्लानिंग के साथ नहीं बनी हुई है। जो रोड्स दोस्तों पहले से यूज होती आ रही है ना, वही आज मेन रोड्स में तब्दील हो चुकी है, और दोस्तों यहाँ तक कि उनकी विड्थ को इंक्रीज नहीं किया गया है। साथ ही साथ दोस्तों आसपास में मार्केट भी बन गई है, स्ट्रीट वेंडर ने अपनी दुकान लगा दी है, जिससे दोस्तों अब और ज्यादा ट्रैफिक हो। इंडियन मेट्रो सिटीज स्टार एंड सर्कल पैटर्न में बनी हुई है दोस्तों, जिसमें दोस्तों पूरा का पूरा ट्रैफिक एक ही सेम डायरेक्शन में चला करता है। यानी कि दोस्तों एक जगह जाने के लिए सिर्फ एक ही रोड हुआ करती है, और दोस्तों ट्रैफिक सेम ही डायरेक्शन में चला करता है, जिस वजह से दोस्तों एक ही रोड पर काफी ज्यादा ट्रैफिक हो जाता है। जबकि दोस्तों अगर आप फॉरेन की मेजर सिटीज को देखोगे, लाइक न्यूयॉर्क, बार्सिलोना, बर्लिन, ये सभी कहीं ना कहीं रेक्टेंगल ग्रिड रोड पैटर्न पर बेस्ड है दोस्तों। इंडिया में दोस्तों चंडीगढ़ में ही रेक्टेंगल रोड पैटर्न यूज किया जाता है। यहाँ मैप में आप रेक्टेंगल पैटर्न को देख सकते हैं दोस्तों। अब इसका फायदा यह है कि सभी व्हीकल एक ही डायरेक्शन में नहीं चलती, क्योंकि एक ही जगह जाने के लिए कई रोड्स का यूज किया जा सकता है, और दोस्तों इसी वजह से ट्रैफिक सभी रोड्स पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। और अगर दोस्तों इंडिया के बाकी सारी सिटीज में भी इसी तरीके के रोड पैटर्न्स होते तो दोस्तों ट्रैफिक की प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व हो जाती। इसके अलावा दोस्तों दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में फ्लड की प्रॉब्लम काफी बड़ी है, खास करके दोस्तों मुंबई में फ्लड्स काफी फ्रीक्वेंटली आती रहती है, और दोस्तों इसका एक रीजन बैड इंफ्रास्ट्रक्चर ही है। दरअसल दोस्तों मुंबई पहले 7 आइलैंड का एक ग्रुप हुआ करता था, जिसको दोस्तों ब्रिटिशर्स ने लैंड रिक्लेमेशन करके आपस में कनेक्ट किया था, और दोस्तों उसी के ऊपर बॉम्बे सिटी बनाई गई थी। तो उनके लैंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट के दौरान ही उन्होंने बिहार लेक बनाई थी, और दोस्तों इसी बिहार लेक और पोवाई लेक के आउटफ्लो से ही मीठी रिवर का फॉर्मेशन हुआ था। तो दोस्तों ये मीठी रिवर ना मुंबई के लिए एक नेचुरल चैनल की तरह काम करती है,
लेकिन बीते कुछ वर्षों में दोस्तों लैंड डेवलपमेंट के चलते मीठी रिवर का विड्थ दोस्तों बहुत ही कम हो गया है। जहां साल 1900 में यह कुछ ऐसा दिखाई देती थी, वहीं पर दोस्तों अब यह कुछ ऐसी दिखाई देती है। तो अब आप देख के समझ ही गए होंगे कि इसकी हालत क्या है। लेकिन दोस्तों अब अगर इसको देखा जाए तो ये एक नाला बनकर रह गया है, क्योंकि दोस्तों मुंबई में लैंड की डिमांड बहुत ही ज्यादा है और दोस्तों जमीन उतनी नहीं है वहां पर। इसीलिए दोस्तों रिवर के आसपास का एरिया भी लैंड कंस्ट्रक्शन के लिए यूज किया गया है। इसके अलावा दोस्तों मीठी रिवर के आसपास एक आर्टिफिशियल वॉल भी बना दी गई है, ताकि दोस्तों पानी उसके बाहर ना निकले और इरोजन ना हो सके। लेकिन दोस्तों विड्थ कम होने की वजह से जब मानसून में वाटर लेवल बढ़ता है तो पानी इन वॉल्स से बाहर निकलकर आ जाता है और दोस्तों आसपास के अर्बन एरियाज में पहुंच जाता है और वहां पर फ्लड की सिचुएशन ला देता है। इसके अलावा दोस्तों हम इंसानों के जरिए इस रिवर में कूड़ा कचरा भी फेंका जाता है, जो कि दोस्तों बहुत शर्म की बात है, जिससे सिचुएशन और खराब हो गई है। मीठी रिवर के आसपास दोस्तों काफी सारे स्लम्स भी बने हुए हैं, जो कि दोस्तों फ्लड्स में सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ करती है। देखो दोस्तों मुंबई में ड्रेनेज सिस्टम तो है, लेकिन वो ऑलरेडी ओवरलोडेड है, तो दोस्तों फ्लड्स के दौरान उससे कोई भी हेल्प नहीं होती। अब दोस्तों यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जब इन सिटीज में इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है तो वहाँ की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्यों कुछ नहीं करती। ड्रेनेज सिस्टम, वेस्ट मैनेजमेंट, लैंड यूज कंस्ट्रक्शन, अर्बन प्लानिंग और वाटर सप्लाई, इन सभी चीज़ों पर ध्यान म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्यों नहीं देती। अब दोस्तों यहाँ पर आती है अल्टीमेट बात कि इन सभी चीज़ों की देख रेख में दोस्तों पैसों की ज़रूरत होती है। और दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को ये राइट दिया गया है कि टैक्सेस, चार्जेस और फीस के जरिए रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में उन्हें लोगों से डायरेक्टली टैक्स कलेक्ट करने नहीं दिया जाता है। दोस्तों टोल टैक्स, वाटर टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी टैक्स, ये सभी टैक्स मोस्टली स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है और इसमें बहुत थोड़ा सा ही हिस्सा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को दिया जाता है। और दोस्तों इसी वजह से हमारी सिटीज की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास इनफ पैसा नहीं होता। तो आखिर दोस्तों वो इंफ्रास्ट्रक्चर की सिचुएशन में वो इस इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे और कैसे दोस्तों म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का 40% रेवेन्यू स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट पे ही आया करता है। और दोस्तों आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक हमारा म्युनिसिपल सिस्टम वर्ल्ड में सबसे वीक है, क्योंकि दोस्तों इंडिया में म्युनिसिपल रेवेन्यू जीडीपी में सिर्फ 1% का कंट्रीब्यूशन करता है, बल्कि दोस्तों इसका आंकड़ा ब्राजील में 7.4 का है और साउथ अफ्रीका में 6% का। और दोस्तों साउथ अफ्रीका में 6% का इंडिया की सभी मेजर सिटीज में इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड पर मोस्टली ब्यूरोक्रेट्स का ही कंट्रोल होता है और दोस्तों वे भी इस चीज पर खास ध्यान नहीं दिया करते। अब दोस्तों इसमें किसको ब्लेम किया जाए, कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसमें सभी के सभी लोग जिम्मेदार हैं। अब दोस्तों यहाँ पर प्रॉब्लम्स की बात हो गई। अब दोस्तों इस प्रॉब्लम को इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है उस पर बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इंदौर हमारे लिए यहाँ पर एक प्राइम एग्जाम्पल है। साल 2014 यह क्लीन सिटी इंडेक्स में 149 पोजीशन पर आता था और दोस्तों साल 2017 में फर्स्ट पोजीशन पर पहुंच गया। 2014 में दोस्तों स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च होने के बाद इंदौर में न्यू मेयर मलिनी गौड़ और न्यू म्युनिसिपल कमिश्नर मनीष सिंह को दोस्तों अपॉइंट किया गया था। और दोस्तों इंदौर जैसे शहर को क्लीन बनाने में इन दोनों का मेजर रोल रहा है। मनीष सिंह ने दोस्तों खुद बताया था कि वो खुद 4 बजे रोड्स पर पहुंच जाते थे, यानी कि सुबह के 4 बजे। और दोस्तों उनकी देख रेख में ही 5 से 7 बजे तक सैनिटाइजेशन का पूरा काम कंप्लीट हो जाता था। जब कमिश्नर खुद प्रेजेंट होगा दोस्तों तो कोई भी दूसरा वर्कर एब्सेंट नहीं करेगा और दोस्तों अपना काम अच्छे से किसी भी हालत में पूरा करेगा। इसके अलावा मेयर मालिनी गौड़ ने भी सिटीज को रिफॉर्म करने में काफी योगदान दिया। उन्होंने लोगों को जागरूक किया कि वो गंदगी ना फैलाए और इंदौर को क्लीन सिटी बनाए। और दोस्तों इन सभी के कंट्रीब्यूशन से आज इंदौर एक क्लीन और स्मार्ट सिटी बन पाई है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आयरनी ये है ना कि मुंबई, बैंगलोर और बाकी 1400 सिटीज में कोई इलेक्टेड मेयर है ही नहीं। होना ही इंडियन सिटीज में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम का मेजर रीजन है। अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को प्रॉपर फंड और अथॉरिटी दी जाए तो और उनको मनीष सिंह जैसे अच्छे ब्यूरोक्रेट्स लीड करे तो सभी सिटीज के इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। वैसे दोस्तों आपका क्या मानना है मेरी इन बातों पर, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो दोस्तों मैं आप तक आगे लाता रहूं। और दोस्तों आपको अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखकर बताइएगा।